आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पैडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तैयारी भी आपकी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो आज उसी तैयारी को क्यों ना और आगे बढ़ाया जाए। और आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है वो कहीं ना कहीं आपकी जो सीरीज चल रही है सीडीपी और पेडागोजी के, जो हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रहे हैं, जिससे हमें समझ में ये आए कि एक्चुअल में एग्जाम्स में इन टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके सेम है, बट क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछता है वो कहीं ना कहीं उन्हीं कॉन्सेप्ट को घुमा फिरा के पूछता है। तो चीज़ों को अगर हम जब रट लेंगे तो कहीं ना कहीं जैसे ही क्वेश्चन घूम के आएगा तो वहाँ हम फंस जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के माध्यम से हम रटने वाले कामों पर जोर ना देकर समझने वाले कामों पर ज़्यादा जोर देते हैं, ताकि हमें क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को कैसे भी घुमाया जाए, हम आंसर तक आसानी से पहुँच जाएँ। तो उसी की ये अगला पार्ट है। आज हम जिस सब्जेक्ट की पेडागोजी कवर करेंगे वो है हमारा हिंदी सब्जेक्ट। ऑलरेडी हमने ईवीएस और साइंस और अभी रिसेंटली हमने सोशल साइंस की पेडागोजी को कवर किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको आसानी से एक सीधा सब्जेक्ट पेडागोजी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसमें सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी की जितने प्रैक्टिस सेशन आएंगे वो सारे उसमें अपलोडेड हो जाएंगे, है ना। तो आज है हमारा जो सब्जेक्ट है वो हिंदी पेडागोजी का है। तो बिना देरी करे सीधे प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेशन देखे हुए हैं और आपका कोई डाउट, कोई क्वेरी है, तो आप पेडल अप ग्रुप पर, डिस्कशन ग्रुप पर हमसे पूछ सकते हैं। और अगर एमसीक्यू पीडीएफ चाहते हैं आप, तो आप पेडल अप ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या तो क्यूआर कोड के माध्यम से, अदरवाइज़ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इजीली ज्वाइन कर पाएंगे। सीधा क्वेश्चन की अगर बात करें, एक और आपके लिए मतलब कह सकते हैं आपकी लिए सूचना है कि आज का जो प्रैक्टिस सेशन है वो हिंदी पेडागोजी का है। ऑलरेडी हम इस बारे में बता चुके हैं। तो आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो केवल और केवल आपके हिंदी माध्यम में ही होंगे, है ना। तो इस बात को आप ज़रा समझिएगा। अदरवाइज़ आप कहेंगे सर इंग्लिश में भी इन क्वेश्चन को प्रोवाइड करें, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदी आपका एज अ ऑप्शनल लैंग्वेज के तौर पर आप उसे चुनते हैं। तो आप उसको देख लीजिएगा। अगला जो पहला क्वेश्चन है आज आपका, तो भाषा अधिगम में बोधगम में निवेश का क्या अर्थ है। आपको ये बताना है कि भाषा अधिगम में जो लैंग्वेज लर्निंग हम करते हैं उसमें अगर एक वर्ड है बोधगम अधिगम, इसका क्या माने है, मतलब आप बोधगम में निवेश से क्या समझते हैं। तो अगर इस वर्ड को हम जरा तोड़ें, मतलब कहते हैं हम संधि विच्छेद अगर इस वर्ड का करें, तो इसमें एक वर्ड निकलता है बोध। बोध मतलब होता है आपका समझ। तो किसी भी, जब आपकी समझ एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है, मतलब आपकी समझ का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं ऊपर उठता है, और उस ऊपर उठाने में जो आप निवेश चीज़ों को करते हैं, अधिगम के तौर पे जिन चीज़ों का निवेश आप उस स्तर को ऊपर उठाने के लिए करते हैं, उसे बोधगम निवेश के तौर पे जाना जाता है। ये चीज़ आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। तो जैसे मान के चलिए अभी आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो आगे चल के आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपने अपने एक स्तर के बिना क्वालिफाई से अपना स्तर बढ़ा लिया जो कि क्वालिफाई है। तो उस बीच में आपने कुछ ना कुछ निवेश किया होगा, कुछ अधिगम किया होगा। उस अधिगम में आपने कई चीज़ें डाली होंगी, समय भी डाला होगा, अपना अमाउंट मतलब मनी का इन्वेस्ट किया होगा। तो उन सब निवेश को आप अपने बोध के स्तर को बढ़ाने में उपयोग कर रहे हैं। तो इसी का एक नाम है बोधगम में निवेश, ठीक है। तो इसका उपयोग क्या है, बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा की समझ के स्तर को एक स्तर ऊपर उठा दें। ये बात बिल्कुल सही है और यही एक्चुअल में बोधगम में निवेश का अर्थ है। तो हमारा जो आंसर है वो सीधे तौर पर आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। बाकी जो आप ऑप्शन है वो पढ़ सकते हैं, वो हमारे नहीं बनेंगे। जैसे बोधगम निवेश का क्या ये अर्थ है कि अधिकतम अवसर उपलब्ध कराएं, तो ये भी नहीं है। क्या उन्हें कहानी सुनाना है, उस माध्यम को सुगम बनाना है, नहीं है। रचनाएं बनाना दीवारों पर, तो वो भी नहीं है। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 बनेगा, है ना। अगला क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से बुनियादी अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण कौशल, जिसे हम BICS के नाम से जानते हैं, और संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता जिसे हम CALP के नाम से जानते हैं, इनमें से आपको ये बताना है कौन सा सही है। क्या ये दोनों आपस में समान है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, या आपको बताना है ये दोनों टोटली भिन्न है, एक दूसरे से डिफरेंट हैं, या साथ ही साथ एक दूसरे से इनका कोई संबंध नहीं है, या एक मतलब जो आपका CALP है BICS का विस्तारित रूप है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये टर्म है क्या। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट ने ये टर्म सुनी ही नहीं होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, है ना। तो बेसिक से जानते हैं कि आपका जो BICS है उसका अगर फुल फॉर्म देखें, अगर हिंदी में बात करें तो बेसिक बुनियादी अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण कौशल, और इसे अगर इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करें तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। तो इसके नाम में एक आपको भी चीज़ दिख रही होगी, वो है बेसिक, ठीक है। तो BI जो CS है वो कहीं ना कहीं आप जो समाज में अपने जो ग्रुप में जिस बेसिक स्तर की संप्रेषण या भाषा कौशल का इस्तेमाल करते हैं अपनी बातों को रखने के लिए, उसके अंतर्गत जो चीज़ आती है उसे हम BICS के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतना आपको आई होप समझ गया होगा। तो इसमें संज्ञानात्मक पक्ष जुड़ा नहीं होता है। अगर लेकिन हम बात करें CALP की, जिसका नाम ही है संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, या कहें कॉग्निटिव आपका एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है।
इसमें क्या है, जब आप हायर लेवल की अपनी बातों को रखने के लिए भाषा संप्रेषण को या भाषा कौशल का उपयोग करते हैं, तो उसके लिए जो चीज़ नामित है, जिस चीज़ को उसके लिए जाना जाता है, वो है CALP। तो ये कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक रूप से इसकी मांग अधिक है। और ये आपका VICS से एक उच्च स्तर भी मान सकते हैं आप। ये दोनों आपस में टोटली भिन्न हैं, दोनों आपकी भाषा कौशल से ही संबंधित, लेकिन ये आपस में अगर बात करें इनमें कोई सह संबंध है तो संबंध इनमें कोई भी नहीं है, एक दूसरे के सिनोनिम से भी नहीं है, तो पहला हमारा कट जाएगा। अगर कहें टोटली बिल्कुल संबंध नहीं है तो ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों जो टाइप हैं या दोनों जो प्रकार हैं जिनके अंतर्गत वो आते हैं, वो आपका भाषा कौशल है, एक दूसरे का विस्तारित रूप भी नहीं है। तो ये दोनों आपस में क्या है, सीधे हम कहेंगे ये दोनों आपस में भिन्न है। अब आप इन दोनों को जरा पढ़ के जाइएगा, क्योंकि हो सकता है अगले आपके एग्जाम्स में इन दोनों का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए, है ना। और इनके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जो BICS है वो आपकी रोजमर्रा या सामाजिक संचार के लिए जिस भाषा कौशल का हम उपयोग करते हैं उसके लिए उपयोग में आती है। और आपका CALP है जो अकाडमिक स्तर पर आप जिस आपका है प्रोफेशनल लेवल पर जिन भाषा जटिलताओं का आप उपयोग करते हैं, उनके अंतर्गत जिस शब्दावली का आप उपयोग करते हैं उसके अंतर्गत CALP आती है। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस या डिस्कशन। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यह किस आधार पर कहा जा सकता है कि अध्यापक को जहाँ तक संभव हो चुप रहना चाहिए। ठीक है, शिक्षार्थियों को जहाँ तक संभव हो भाषा का प्रयोग करना चाहिए और अधिक से अधिक बोलना चाहिए। तो आपको ये बताना है कि ये किसके अंतर्गत आएगा। क्या वो परामर्श कोर्स है, या वो समग्र भौतिक प्रक्रिया है, या मौन विधि है, समग्र भाषा है। तो इसमें अगर आपको मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि क्वेश्चन में से ऐसे पॉइंट आप उठा लीजिए जो आप कहीं ना कहीं आपको आंसर तक लेके जाएं। तो इसमें कहा है कि अध्यापक को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहना चाहिए। ठीक है, और बच्चे क्या करेंगे, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बोलने का अवसर देना चाहिए। तो चुप रहना अगर हिंदी में बात करें तो नॉर्मली आप चुप रहने को मौन कहते हैं। तो मौन काल या मौन विधि इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आप जानते हैं कि जब हम लैंग्वेज पढ़ाते हैं उसमें एक टाइम पीरियड होता है, जैसे मौन विधि या मौन काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझना है मौन काल में क्या होता है। अध्यापक कम से कम बोलेगा और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराएगा। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि वो बच्चों को भाषा कौशल विकसित कराना चाहता है, ना कि खुद डोमिनेट करना चाहता है, खुद के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भाषा निपुणता लाना चाहता है। अगर वो बोलने का बच्चों को स्वतंत्रता नहीं देगा तो बच्चों में भाषा कैसे विकसित होगी। क्योंकि भाषा एक ऐसा है कि जितना उसे एक्सपोजर मिलेगा बच्चों को ज़्यादा बोलने का, उतनी ही ज़्यादा उनकी भाषा जो है वो समृद्ध होती जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द्वितीयक भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि कौन सी है। आपको ये बताना है, जब भी द्वितीयक भाषा से मतलब है कि हम अपनी मदर टंग के अलावा दूसरी भाषा जो भी सीखते हैं वो द्वितीयक भाषा के अंतर्गत आती है। जब हम द्वितीयक भाषा सीखते हैं तो उसमें एक विधि होती है तुलनात्मक। तो उसका संबंध इनमें से किस विधि से है, सिद्धांत प्रणाली से, व्यतिरेक विधि से, व्यास विधि से, या तुलना विधि से। तो वैसे तो मैं अभी इसका, क्योंकि फैक्चुअल है तो इसका सीधा आंसर मैं आपको दे देता हूँ, इसका आंसर है व्यतिरेक विधि। लेकिन जरा ये बाकी ऑप्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगर क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाए तो हमें ये पता हो कि एक्चुअल में इन विधियों के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले अगर बात करें तुलनात्मक विधि, तो यहाँ दो भाषाएं मान के चलिए, आपकी एक भाषा ये है। तो अगर और इसको अच्छे से समझाया जाए तो इसको इस तरीके से देखते हैं, जैसे इसको मैं आपका इरेज कर दिया। ठीक है, मान लो एक आपकी भाषा हिंदी है और एक आपकी भाषा इंग्लिश है। ठीक है, सपोज करिए। तो जो हिंदी है वो आपकी मातृभाषा है। अब ये आप शुरू से सीखे हुए हैं, आपको बहुत अच्छे से हिंदी आती है। लेकिन आप जब इंग्लिश सीखने जाते हैं तो इंग्लिश में भी कई ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे वाक्य होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो हिंदी के एज रिलेटेड उठा लिए जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हिंदी में चीज़ें आपने सीखी हैं वो इंग्लिश में आपकी मदद कर रही हैं। अब यहाँ आप दूसरी चीज़ से कनेक्ट मत करिए। तो आप क्या करते हैं, आप जब इंग्लिश सीख रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं सीखते समय आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनकी तुलना आप हिंदी से करते हैं। अच्छा, ये इंग्लिश में इसको ऐसे बोलते हैं तो हिंदी में इसको ऐसे बोलते हैं। इस तरीके की जब तुलना बिठाते हैं तो इसी विधि को व्यतिरेक विधि के नाम से जाना जाता है। और इसे आप तुलनात्मक विधि भी कह सकते हैं, कि जब द्वितीय भाषा शिक्षण कर रहे होते हैं तो इसी व्यतिरेक विधि को तुलनात्मक विधि के तौर पर हम जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि सिद्धांत प्रणाली क्या है। तो सिद्धांत प्रणाली का सीधा सा संबंध ये है, अगर मैं एक लैंग्वेज में एक वर्ड में इसका नाम आपको बताना चाहूँ, समझाना चाहूँ, तो आपने निगमन विधि पढ़ी होगी, है ना। तो निगमन विधि जो है वो सिद्धांत प्रणाली के ही अंतर्गत आती है। ये बात आपको समझनी है कि जो हमारी निगमन विधि है वही हमारी सिद्धांत प्रणाली। अब निगमन विधि क्या है, तो निगमन विधि में पहले नी से मतलब नियम, पहले हम पढ़ते हैं नियम, बाद में हम जाते हैं उदाहरण की ओर। तो यही आपका सीधा सा सिद्धांत प्रणाली कहती है कि पहले आप बच्चों को भाषा कौशल में या द्वितीय भाषा शिक्षण में पहले उस भाषा से संबंधित आप पूरे नियम उन्हें बता दीजिए। उसके बाद उस नियम से संबंधित जितने भी वाक्य प्रयोग, जितने भी उदाहरण हैं उनसे परिचित कराइए। तो ये आपका सिद्धांत प्रणाली के अंतर्गत आ गया। अब अगर हम दूसरी बात करें कि आपकी अगर ये बात ठीक है, आपने दो भाषा मतलब प्रणालियाँ या विधियाँ यहाँ समझ ली, एक तो व्यतिरेक विधि, एक सिद्धांत प्रणाली। फिर अगर आप कहते हैं कि व्यास प्रणाली क्या होती है,
तो अभ्यास प्रणाली की अगर हम बात करें तो अभ्यास प्रणाली में टीचर पढ़ा रहा होता है, तो टीचर का मेनली जब टीचर जो भी भाषा बच्चों को डिलीवर या शिक्षण करा रहा होता है उसमें जब वो अपने हाव भाव या कला आदि का प्रयोग करता है, तो इसमें दो बातें आप ध्यान रख लीजिए। जब टीचर अपने भाव का प्रयोग, ठीक है, मतलब बिहेवियर का या आप जिसे कह सकते हैं इमोशंस का प्रयोग, या साथ ही साथ कला का प्रयोग जब वो करे, तो उस प्रकार की विधि को आपको अभ्यास प्रणाली के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, जब भी पाठ शिक्षण कराए और उसमें भाव एवं कला दोनों पक्षों को सम्मिलित करके वो शिक्षण कार्य संपन्न हो, तो उसे आप क्या कहेंगे, अभ्यास प्रणाली कहेंगे। यही साथ ही साथ अगर एक चीज़ और देखें जो अगली कहती है तुलनात्मक विधि या तुलना विधि किसी के अंतर्गत आएगी, तो आप कहेंगे कि जो व्यतिरेक विधि है वो भी तुलनात्मक विधि है। तो यहाँ तुलना का संबंध सीधा सा देखो, वहाँ था तुलना का संबंध दो भाषाओं के बीच में आपका व्यतिरेक विधि में, लेकिन यहाँ जो तुलना होगी वो होगी आपकी, जैसे मान लो आप एक कविता पढ़ा रहे हैं, ठीक, अब उस कविता की तुलना आप किसी दूसरी कविता से करेंगे, ना कि किसी दूसरी भाषा की दूसरी कविता से। एक ही भाषा की दो कविताओं की तुलना जब आप आपस में करेंगे या कहानी पढ़ा रहे हैं, तो एक भाषा की एक कहानी की तुलना आप जब उसी भाषा की दूसरी कहानी से कर रहे होंगे, उन शब्दों की आपस में तुलना कर रहे होंगे कि अच्छा ये वाक्य इस कहानी में इस तरीके से प्रयोग में आया, ये वाक्य इस कहानी में इस तरीके से प्रयोग आता है, तो आप जब उनकी आपस में एक ही भाषा में तुलना कर रहे होते हैं तो उस विधि को तुलना विधि कहते हैं। आई होप ये सारी विधियाँ आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिएगा, हम उसको एक्सप्लेन और बेहतर ढंग से करेंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो वो कहता है संश्लेषण विधि से सीखने की प्रक्रिया आप किसे मानेंगे। ठीक है, क्या पहले आप वर्ण सिखाएंगे, शब्द सिखाएंगे, वाक्य सिखाएंगे, या वाक्य पहले शब्द फिर वर्ण, या शब्द पहले वर्ण फिर वाक्य फिर शब्द वाक्य या वर्ण। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं, आपने हिंदी व्याकरण जरूर पढ़ी होगी, तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो कहीं ना कहीं आपकी वर्ण आती है। और बच्चों को भी हम जब पहली चीज़ पढ़ाते हैं तो वर्ण पढ़ाते हैं, वर्ण को संयुक्त करके हम वाक्य तक पहुँचते हैं, सॉरी शब्द तक पहुँचते हैं, उस शब्द को संयुक्त करके हम वाक्य तक जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा वर्ण, फिर आएगा शब्द, फिर आएगा हमारा वाक्य। इस हिसाब से हमारा जो आंसर सही होगा वो होगा पहला। यहाँ तो हम आंसर तक बड़ी ही आसानी से पहुँच गए, लेकिन हमारी आदत है डिस्कशन करना, तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि संश्लेषण विधि क्या होती है। तो आप हमें अगर बता सकें तो आप जरूर बताइए कि संश्लेषण विधि क्या होती है। लेकिन अगर हम बताएं कि मान लो ये चीज़ आपकी एक बॉक्स है, सीधा सा मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि ये बॉक्स है, मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद मान लो ये इस तरीके से आपके कट गए, और बाद में मैंने क्या किया, इनको इस दो को आपस में मिला लिया, इन दो को आपस में मिला लिया, इसको आपस में देख लिया। फिर मैंने इन दो का बारीकी से अध्ययन किया, इन दो का बारीकी से अध्ययन किया, इसका बारीकी से अध्ययन किया। तो जब किसी चीज़ को हम टुकड़ों में बांट के उनको आपस में जोड़ के फिर से उनका अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं संश्लेषण विधि। ठीक है, इसकी एक अपोजिट विधि होती है जो संश्लेषण विधि के जस्ट विपरीत कही जाती है, उसे हम कहते हैं विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में आप पूरे ही किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी भी चीज़ को टुकड़ों में तोड़कर उन टुकड़ों का अलग अलग बारीकी से अध्ययन करते हैं। तो उसमें टुकड़ों में तोड़ते तो हैं, लेकिन टुकड़ों का अलग से ही बारीकी से अध्ययन करेंगे। लेकिन संश्लेषण में टुकड़ों में तोड़कर उनको आपस में फिर से, या जो टुकड़े टूटे हुए डले हैं उनको आपस में जोड़कर आप उसका अध्ययन करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि विधियाँ आप पढ़ के जाएँ हर एक पेडागोजी में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो दो टॉपिक हैं, आपका टीचिंग मेथड, एक आपका मूल्यांकन और आकलन वाला। ये आते ही आते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका ये आए ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्याकरण इकाई अगर आप पढ़ा रहे हैं उसमें आप गतिविधि का प्रयोग कर रहे हैं उसको रोचक बनाने के लिए, तो इससे होगा क्या, क्या शिक्षार्थी तभी के तभी करने और नियमों को समझने में उन्हें सहायता मिलेगी, या विद्यार्थियों को नियम कंठस्थ याद हो जाएंगे, या उन्हें ऐसा करने से कहीं ना कहीं आज़ादी का अनुभव मिलेगा, जो काम वो करना चाहें वो कर सकते हैं, या उन्हें कहीं ना कहीं खुद की मॉनिटरिंग या खुद के कार्य की मॉनिटरिंग में वो चीज़ मदद करेगी। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं कि आप व्याकरण पढ़ा रहे हैं, उसमें साथ ही गतिविधि का यूज़ भी कर रहे हैं, जिससे वो गतिविधि क्या सॉरी वो व्याकरण का जो पाठ है या व्याकरण की जो इकाई है वो उसे रोचक बना देती है गतिविधियों के माध्यम से। तो इससे बच्चों को क्या होगा, देखो जब गतिविधि कराने का मेनली आपको ये समझना है मोटिव क्या है। गतिविधि हम इसलिए कराते हैं कि बच्चे कहीं ना कहीं एक्टिवली उस चीज़ में पार्टिसिपेट करें। तो बच्चा जब एक्टिवली उस चीज़ में पार्टिसिपेट करेगा तो पढ़ाते पढ़ाते के दौरान ही वो उन चीज़ों को सीख लेगा जो उसके लिए अधगम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें जो ज़्यादा बेहतरीन चीज़ होगी, जो ज़्यादा बेहतर एग्जाम्पल होगा इसका, हम कहें इससे ज़्यादा बेहतर निकल के जो चीज़ आएगी कि बच्चा एक्टिविटी के माध्यम से जो भी टॉपिक है, जो भी इकाई हो, तभी की तभी सीख जाएगा, और उनके नियमों को रटेगा नहीं, क्या करेगा वो समझ जाएगा। क्योंकि एक्टिविटी कराने का हमारा मेन मोटिव यही होता है कि चीज़ों को समझाना, ना कि रटाना। ठीक है, कंठस्थ याद कराना हमारा मोटिव नहीं है। ठीक है, आज़ादी तो हम बच्चे को पूरी तरीके से दे नहीं रहे, कहीं ना कहीं एक्टिविटी प्लान हम कर रहे हैं तो हमने उस एक्टिविटी का एक दायरा खींच के रखा है ना। और अभी मॉनिटरिंग की तो हमने बात करी नहीं कहीं। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। यहाँ हमारा इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने का मतलब ये नहीं है कि आप सही आंसर तक पहुँचें, मेन मतलब है कि आप किस तरीके से आंसर निकालते हैं
उस प्रोसेस को आप अगर एक बार ही समझ गए तो फिर आप कोई भी आंसर बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 8 की अध्यापक निर्धारित पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। अब आपको ये बताना है इस तरीके का जब वो काम करती है, इस तरीके की जो पठन है वो उसको आप क्या कहेंगे? इंटेंसिव पठन कहेंगे या गहन पठन जिसे बोलते हैं, साझा पठन या विस्तृत पठन या निर्देशित पठन। यहाँ क्या है कि अध्यापका ने पाठ्य पुस्तक तो पढ़ा ही है, पाठ्य पुस्तक के पढ़ाने के अलावा उनने अन्य पुस्तकों का भी उपयोग किया है। तो आपको ये बताना है उसने किस तरीके की चीज़ का उपयोग करा है अपने पठन को और सुगम या सुलभ बनाने के लिए। तो इसमें देखिए उसने अपने पाठ्य पुस्तक को पूरा किया, उसके साथ ही अन्य में चली गई, मतलब उसका विस्तार कर दिया, है ना। तो ये जिस चीज़ के अंतर्गत आएगा वो है आपका विस्तृत पठन, समझ गए। और इंटेंसिव पठन में आप क्या होता है उसी चीज़ को और गहराई से खोदते चले जाएं। साझा पठन में क्या होगा, जब ग्रुप बनाकर मतलब एक बच्चा दूसरे बच्चे की मदद करके या टीचर स्टूडेंट की मदद करके आपस में डिस्कशन कर रहे हो तो उसे साझा पठन कहेंगे। निर्देशित पठन क्या होगा, टीचर उन्हें निर्देश देगा, कहीं ना कहीं बच्चे को इंस्ट्रक्ट करेगा कि अच्छा तुम्हें ये पढ़ना है, या उन्हें पढ़ के बताएगा फिर उन्हें पढ़ने के लिए कहेगा, ठीक है। तो गहन पठन आप समझ गए, पर्टिकुलर एक चीज़ से रिलेटेड जब बच्चा उसी गहराई में जाएगा। यहाँ मतलब मान लो आपके पास एक टॉपिक है, मान लो कोई भी आप सूर्य से संबंधित कोई भी टॉपिक है, अब उसी की गहराइयों में अगर आप चले गए तो वो गहन पठन के अंदर आता है, ठीक है। आपने और अदर जगह को एक्सप्लोर नहीं किया। लेकिन अगर विस्तृत पठन की बात करें, मान लो आपने कोई कहानी पढ़ाई, मान लो क्लास में हिंदी की कोई आपने कहानी पढ़ा दी, अब उस कहानी को पढ़ाने के बाद आपको बच्चे का आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको पठन कौशल डेवलप करना है, तो उसके लिए आप किसी और मतलब कार्टून बुक को उठा सकते हैं, ठीक है। अब कार्टून बुक तो आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी आप पठन का कौशल विकसित करना चाहते हैं तो आपने कार्टून बुक उठा ली। कोई और कहानी की बुक उठा सकते हैं, या बच्चे के लिए कोई कॉमिक उठा सकते हैं, या कोई नोवेल उठा सकते हैं। तो इसको जिसके अंतर्गत लाएंगे कि आप पाठ्य पुस्तक के अलावा ही पुस्तकों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका मोटिव सीधा पठन कौशल विकसित करना है, ना कि उन्हें चीज़ों को रटाना। तो इस जो चीज़ इसके अंतर्गत आएगी वो है विस्तृत पठन के अंतर्गत, ठीक है। निर्देशित हमने क्लियर कर लिया। साझा पठन में आपस में टीचर स्टूडेंट डिस्कस करेंगे या स्टूडेंट डिस्कस करेंगे, उस तरीके के पठन को आप साझा पठन कहेंगे। गहन पठन में आप पर्टिकुलर एक टॉपिक के ही अंदर एक्सप्लोर करेंगे, उसी के अंतर्गत पठन करेंगे। जैसे मतलब कविता पढ़ रहे हैं तो कविता में अगर एक लाइन है तो उसी लाइन के अंतर्गत और अलग अलग क्या उसके मीनिंग हो सकते हैं, क्या उसके मायने हो सकते हैं, या उस पर्टिकुलर शब्द को कहाँ और हम यूज़ कर सकते हैं, उसके अंतर्गत उन चीज़ों का उपयोग करना सीखेंगे, उसे हम गहन पठन के अंतर्गत रखेंगे। तो आपका जो सही आंसर होगा वो विस्तृत पठन होगा। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो भाषा की लिखित आकृति कहलाती है। आपको ये बताना है भाषा को हम लिखते हैं वो हम क्या कहेंगे, वर्तनी कहेंगे, ध्वनि कहेंगे, भाव कहेंगे या लिपि कहेंगे। तो जो भाषा की लिखित इकाई है, अगर भाषा की अगर बोलें बिना लिखी हुई इकाई या बिना लिखी हुई आकृति बोलें तो वो ध्वनि के अंतर्गत आएगी। लेकिन अगर लिखित की बात कर दी तो वो आपकी लिपि है, क्योंकि लिपि में भाषा के जो हैं सिंबल उन्हें चिन्ह के तौर पर उन्हें दिखाते हैं, तो वो लिखित इकाई के अंतर्गत आती है, या आकृति इकाई भी कह सकते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है कि निर्देशित पठन। अभी हम निर्देशित पठन के बारे में डिस्कस किया, तो उसी पे एक क्वेश्चन है कि निर्देशित पठन में विद्यार्थियों को उन पठन युक्तियों के विकास के माध्यम से पठन की प्रक्रिया पर बेहतर अधिकार प्राप्त करने में मदद मिलती है, जो डिकोड करने और अर्थ का निर्माण करने में मदद करती हैं, डिकोड करने और कूटबद्ध करने में सक्षम होती हैं, या डिकोड करने और साकार कल्पना करने में मदद करती हैं, या डिकोड करने और पठन करने में मदद करती हैं। तो पहली बात यहाँ आपने निर्देशित पठन के बारे में समझ लिया है कि यहाँ टीचर इंस्ट्रक्ट करेगा बच्चों को, फिर हो सकता है उन्हें बाद में पढ़ने के लिए दे। इसके माध्यम से क्या होगा, देखो डिकोड तो चीज़ होगी, क्योंकि हर एक ऑप्शन में डिकोड दिया गया है। तो जब टीचर आप इंस्ट्रक्ट करेंगे, बच्चों को निर्देशित करेंगे, तो वो चीज़ आप कहीं ना कहीं डिकोड कर रहे हैं। अब उससे बच्चे के अंदर क्या है, कल्पना विकसित करेगा, ठीक है, या उसे पठन करने में मदद करेगी, कूटबद्ध मतलब फिर से कोड करेगा चीज़ों को, या अर्थ का निर्माण करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो निर्देशित पठन के अंतर्गत विद्यार्थियों की मदद करेगा, वो है अर्थ का निर्माण करना। क्यों, जैसे मान के चलिए इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाऊं। जैसे आपने मतलब कोई चीज़ का निर्देश दिया, मान लो एक कहानी की एक लाइन है, आपने बच्चों को निर्देश किया इसको इस तरीके से पढ़ना है, या आपने निर्देशित करके वो चीज़ समझा दी, तो कहीं ना कहीं बच्चा जब उसे पढ़ेगा तो वो आपने जो निर्देश दिया वो बच्चे की मदद करेगा उस चीज़ को और बेहतर ढंग से समझने का, और वो अपने आप में उस एक लाइन का या उस एक कहानी का या उस एक कविता का अपने आप में अर्थ का निर्माण कर लेगा, जो उसे आगे चल के क्या करेगा, काम आएगा। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो निर्देशित पठन का, वो है डिकोड करने और अर्थ का निर्माण करने में उसकी क्या करेगा, मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है कि वाचन में कौन सा क्रम है, मतलब जब भी हम बच्चों से वाचन कराते हैं तो उसका मेन क्रम क्या होता है, क्या पहले विषय वस्तु आती है उसके बाद अभिव्यक्ति आती है, पहले आप अभिव्यक्ति को रखेंगे फिर विषय वस्तु को रखेंगे, पहले अभिव्यक्ति आएगी फिर विचार आएगा, पहले अभिव्यक्ति आएगी फिर संप्रेषण आएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं कहूँ, इस क्वेश्चन में गलती होने की सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ किस वजह से गलती होती है। हम अक्सर देखते क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या ऑप्शन देखते हैं तो हम ये देखते हैं अगर एक चीज़ 3 जगह आई है
तो पर्टिकुलर वो पहले आएगी ही आएगी और हम इन्हीं तीनों में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन टिक करके आ जाएंगे। लेकिन यहाँ अगर आप ये करते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद से या क्वेश्चनों को आप खो देंगे या अपने नंबर को इस तरीके से खो देंगे, क्योंकि यहाँ बोला गया है वाचन। ठीक है, वाचन में आप चीज़ों को पहले पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो जो हमारे सामने जो बुक या पुस्तक आती है उसको क्या करते हैं, वो होती है विषय वस्तु। सबसे पहले आएगी विषय वस्तु, उसके बाद जब हम उसे पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, उनके विचारों को, उस कहानी को, उस कविता को अभिव्यक्त करेंगे। तो हमारा जो सही आंसर होगा यहाँ पे वो आपका आएगा अभिव्यक्त कर किसी विषय वस्तु को अभिव्यक्त करना ही वाचन कहलाता है, और यही वाचन का क्रम है। अब जरा वाचन के बारे में हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। तो वाचन आपके 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि वाचन, या आपके सामने एक सिचुएशन रख दी जाएगी तो उसमें पूछा जाएगा ये वाचन का कौन सा प्रकार है। तो वाचन की अगर प्रकार की बात करें तो सबसे पहला आता है संवेद वाचन। इनको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। पहला जो वाचन आता है वो आता है संवेद वाचन। संवेद वाचन किस तरीका है, इसे संवेद वाचन का अगर दूसरा नाम बताएं तो इसे आप सामूहिक वाचन भी कहते हैं। जब आप ग्रुप में खड़े होकर वाचन या डिस्कशन कर रहे होते हैं तो उसे ही संवेद वाचन या सामूहिक वाचन कहेंगे। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगला जो वाचन आता है वो है व्यक्तिगत वाचन। ठीक है, व्यक्तिगत वाचन मतलब ये इंडिविजुअल वाचन के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्यों, कैसा व्यक्तिगत वाचन, मतलब आपकी कक्षा में एक बच्चा खड़ा हो गया, वो बोलने लगा या वो कविता कहानी पढ़ने लगा, उसे आप कहेंगे व्यक्तिगत वाचन। ये व्यक्तिगत वाचन जो है वो आपकी माध्यमिक कक्षाओं में काम आता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये आपकी प्राइमरी लेवल पर काम नहीं आएगा। एक जो थर्ड इसका प्रकार होता है वो है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन मतलब आपने रिसाइट करा दी कोई पोएम, पहले टीचर ने पढ़ दी, उसके बाद बच्चा उसको पढ़ रहा है। तो ये वाचन के इंपॉर्टेंट 3 प्रकार हैं। इन पर कभी कभी सिचुएशन बना के केस स्टडी टाइप में क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इनको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक बालक किसी एक कक्षा का अच्छा पाठक, अच्छी पाठिका है तो वह दूसरी या किसी अन्य भाषा का अच्छा पाठक हो सकता है। ठीक है, आपको ये बताना है इस तरीके की चीज़ को आप किसके अंतर्गत रखेंगे। पठन क्षमता है, उसकी पढ़ने की रणनीति है, कौशल का अंतरण है, या उच्च स्तरीय कौशल है। तो अगर हम बात करें कि पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि उसे एक जो भाषा है वो अच्छी तरह आती है, वो उसमें इजीली पठन कर सकता है। लेकिन जब वो अन्य भाषा में पठन करता है तो हो सकता है उसमें बहुत अच्छी तरीके से भी उस भाषा को उपयोग करे पठन में। लेकिन जब जो प्रक्रिया ये होती है उसको आप क्या कहेंगे, पठन की क्षमता कहेंगे, पढ़ने की रणनीति कहेंगे, कौशल अंतरण कहेंगे, या उच्च स्तरीय कौशल कहेंगे। तो जब एक भाषा में सीखी हुई चीज़ आपको दूसरी भाषा में मदद करे तो उसे कौशल का अंतरण कहेंगे, क्योंकि आपने भाषा, पठन क्या है आपका एक तरीके से कौशल है, तो उस कौशल का उपयोग हम अन्य भाषा में पढ़ने में ही कर रहे हैं, तो वो आपका कौशल का अंतरण, मतलब कौशल आपका एक भाषा से दूसरी जगह क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। इसे आप भाषा का अंतरण कहते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करने के संदर्भ में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे। मतलब प्राथमिक स्तर पर आप अगर आकलन करना चाहते हैं मौखिक अभिव्यक्ति की बच्चों का, तो आप किसका सबसे ज़्यादा उपयोग करेंगे। दैनिक पत्र का पढ़ना, प्राथमिक स्तर पर आप बच्चों से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ाएंगे, समाचार पत्र भी नहीं पढ़ाएंगे। कहानी दोहराना, हो सकता है कई लोग आप कहानी दोहराना टिक कर रहे हो, बट यहाँ अगर देखने की बात यह है कि आप कहानी बच्चों से दोहराएंगे तो मौखिक अभिव्यक्ति नहीं आएगी बच्चों की, क्योंकि आप जैसा बोलेंगे बच्चा वैसे ही बोल देंगे, उनका खुद का उसमें भाव इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इसका जो बेस्ट आंसर वो होगा नाटक का मंचन। जब आप छोटे छोटे बच्चों को नाटक करा देंगे, कोई रोल प्ले करा देंगे, तो उसमें जो डायलॉग बोलेंगे वो एक्चुअल में उनकी मौखिक भाषा की अभिव्यक्ति को दर्शा देगा। तो इसका जो आकलन का सबसे बेस्ट तरीका है वो है नाटक का मंचन। आई होप इसी क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ही हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्व मानेंगे। मौखिक अभिव्यक्ति को, लिखित परीक्षा, जांच सूची, या साक्षात्कार। तो अभी हमने डिस्कस करा था कि प्राथमिक स्तर पर जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा के आकलन के लिए इंपॉर्टेंट मानते हैं वो है आपका मौखिक अभिव्यक्ति। अब पर्टिकुलर ये जरूरी नहीं कि हिंदी भाषा, अगर आप इंग्लिश पेडागोजी में क्वेश्चन आता है तो आप उसमें भी मौखिक अभिव्यक्ति ही लगाएंगे, क्योंकि भाषा को ही सबसे पहले क्या है, भाषा सबसे पहले मौखिक रूप से अभिव्यक्त होती है, उसके बाद आप उसे कहीं ना कहीं लेखन में लेके आते हैं। तो इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा के उत्पादक कौशल हैं। मतलब भाषा के कौशल आप सभी जानते हैं, LSRW के नाम से आपने कई बार ही पढ़े हैं, सुने हैं। तो उसमें से उत्पादक कौशल हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ इनके कौशलों के बारे में बात करें कि भाषा के कौशल, तो भाषा के कौशलों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसका अगर आप चाहें तो आप आंसर दे सकते हैं, बट मैं चाहूँगा कि मैं इस क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप आंसर तक अपने आप पहुँच जाएं। आंसर तक आप पहुँच ही आएंगे। तो भाषा के जो कौशल हैं वो 2 तरीके के रूपों में बांटे गए हैं। एक है आपका ग्रहणात्मक, ठीक है, और दूसरा है आपका उत्पादक। अब इन 2 के भी कई 2 प्रकार हैं। जो आपके ग्रहणात्मक हैं उनमें आपका आता है सुनना,
ठीक है, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, सुनना आता है, उसके सुनना के साथ भी पढ़ना आता है या पठन कह सकते हैं। उत्पादक में आपका क्या आएगा, उत्पादक में आपका बोलना आएगा और आपका लेखन लिखना आएगा। तो ये आपके मोटे मोटे भाषा के कौशलों को, वैसे तो हम 4 प्रकार पढ़ते हैं, सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना, लेकिन अगर आपको पूछा जाए भाषा के 2 रूपों में किन्हें वर्गीकृत किया है, तो एक ग्रहणात्मक मतलब जिन्हें ग्रहण करते हैं, उत्पादक मतलब जो हम हमारे द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो ग्रहण किससे करेंगे, सुन के ग्रहण करेंगे, चीज़ों को पढ़ के ग्रहण करेंगे। उत्पादक मतलब बोल के या लिख के, सीधा सा है। अब पूछा है उत्पादक के अंतर्गत कौन आएंगे, तो आपका बोलना आएगा और आपका लिखना आएगा। मतलब बोलना का आप कह सकते हैं कि वाचन आएगा और लिखना का मतलब लेखन आएगा। तो वाचन और लेखन ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। तो ऑप्शन तक पहुंचना आसान है, बट चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि अगली बार हो सकता है आपकी गणनात्मक से क्वेश्चन आ जाए बोर्ड के, तो आपको इस बात को समझना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा कौशलों के बारे में सही है। मतलब भाषा कौशल के बारे में इनमें से कौन सा कथन ज़्यादा उपयुक्त या ज़्यादा एप्रोप्रिएट बैठेगा। विद्यालयों को केवल पठन तथा लेखन पर ही ध्यान देना चाहिए, बाकी जो श्रवण है या जो वाचन है बच्चे में स्वतः आ जाते हैं, ऐसा मतलब सोचना चाहिए। या भाषा के जो कौशल हैं जो आपने 4 पढ़े हैं, श्रवण, वाचन, पठन और लेखन, उनकी एक उचित क्रम है, उसी क्रम में उन्हें पढ़ाना चाहिए। या भाषा की जो आपने 4 कौशल अभी बात करी है वो आपस में अंतः संबंधित हैं और उनकी जो प्रक्रिया है वो एक दूसरे की मदद करती है कहीं ना कहीं भाषा सीखने में, इसलिए उन्हें एकीकृत इंटीग्रेटेड रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, अगला ऑप्शन कैसा है, भाषा के जो नियम है वो लक्ष्य भाषा में दिए जाने वाले अवसरों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, ना कि उनके जो कौशल हैं उनको। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। क्यों है, क्योंकि जितने भी हमारे जो कौशल हैं, चाहे आपका श्रवण है, वाचन है, पठन है या लेखन है, वो आपस में जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले श्रवण पूरी तरीके से हो जाएगा तब जाके आपका वाचन आएगा, नहीं, वाचन भी होता रहेगा, श्रवण भी होता रहेगा, उसके साथ पठन भी आएगा, उसके साथ लेखन भी आएगा। कई बार कहते हैं कि आपको बेहतर लिखना है तो बेहतर पढ़ना होगा, बेहतर पढ़ना है तो बेहतर सुनना होगा, है ना, और बेहतर सुन के आप बेहतर बोल सकते हैं। ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो हमारा जो सही आंसर है कि भाषा की जितनी भी जो कौशल के प्रकार हैं वो आपस में अंतर संबंधित हैं। तो उन्हें इंटीग्रेटेड रूप में, एकीकृत रूप में जब आप पढ़ाएंगे बच्चों को, तो उनका शिक्षण जो भाषा से रिलेटेड अधिगम है वो बेहतरीन होकर सामने आएगा। ठीक है, अगर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास होता है। तो यहाँ केवल और केवल एक कौशल की बात की है, वो है आपका लेखन। तो किस किस की मदद से बच्चों के अंदर लेखन कौशल, पहले लिपि और वर्तनी के माध्यम से, और वो भी प्राथमिक स्तर पर। इसको बहुत ध्यान से देखना है आपको। या रेखा, पहले रेखांकन पढ़ाते हैं, फिर शब्द लेखन कराते हैं, रेखांकन चित्रांकन कराते हैं, या वर्तनी पढ़ा देते हैं, उसके बाद वाक्य रचना। तो प्राथमिक स्तर पर सीधे तौर पर वाक्य लेखन हम नहीं कराएंगे। या ठीक है, लिपि और वर्तनी, लिपि का ज्ञान बच्चों को होता नहीं, तो एकदम लिपि उनके सामने कैसे रखते हैं। वो प्राथमिक स्तर पर अगर अपने छोटे बच्चों को भी पढ़ता हुआ देखा या कभी पढ़ाया भी है, तो पहले हम उसे लाइनें खींचना ऐसे सिखाते हैं, ऐसे गोला बनाना, है ना, फिर एक गोला, फिर हम कहते हैं ये दोनों गोले जोड़ दो, फिर इस तरह ये आ बना। तो ये रेखांकन है और ये चित्रांकन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रेखांकन एवं चित्रांकन के माध्यम से, क्योंकि यहाँ लेखन कौशल की बात करी गई। अगला क्वेश्चन है, चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी है, वह तमिलनाडु जाता है और भोजपुरी में बिल्कुल नहीं बोलता है। वो कौन सी भाषा अपनाता है, वो अंग्रेजी में ही बोलता है, और कहीं ना कहीं उसकी जो द्वितीय भाषा है वो प्राथमिक भाषा का स्थान ले लेती है। तो आप इस तरीके की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, कोड मिक्सिंग कहेंगे, ऋणात्मक द्विभाषीवाद कहेंगे, कोड स्विचिंग कहेंगे, या द्विभाषीवाद कहेंगे। तो यहाँ देखने वाली बात है, उसकी प्राथमिक भाषा तो है भोजपुरी। जब वो तमिलनाडु जाके कौन सी भाषा सीखता है, अंग्रेजी, तो भोजपुरी की कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, या पूरी तरीके से उसकी प्रथम भाषा की स्थान जो है वो द्वितीय भाषा ले लेती है। तो इसे आप कहेंगे ऋणात्मक द्विभाषावाद। क्यों ऋणात्मक है, क्योंकि अगर द्विभाषावाद होता तो उसे अंग्रेजी बोलने का भी मौका मिलता और आपका भोजपुरी भी वो बोल रहा होता, इसे कहेंगे द्विभाषावाद। लेकिन यहाँ आपका भोजपुरी तो बिल्कुल तरीके से एलिमिनेट हो गई है, और जो स्थान है वो किसने ले लिया, अंग्रेजी ने। तो कहीं ना कहीं इसे आप ऋणात्मक द्विभाषावाद कहेंगे। अब जरा समझते हैं कि कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग क्या होती है, इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोड मिश्रण या कोड मिक्सिंग की बात करें तो आपने देखा होगा एक वाक्य या जब आप बातचीत करते हैं तो 2 अलग अलग भाषाओं को यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आप हिंदी में, हम नॉर्मली अक्सर जैसे आप हिंदी में बातचीत कर रहे हैं, तो हिंदी में भी हम कई बार ऐसा होता है अंग्रेजी के, इंग्लिश के शब्दों का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा हिंदी बोलते बोलते जैसे हम कहीं ना कहीं कहते हैं इंग्लिश, इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, तो उस चीज़ को हम कहेंगे कोड मिक्सिंग। ठीक है, जब एक भाषा में बोलते बोलते हम दूसरी भाषा के शब्दों का उपयोग कर लें तो उसे कोड मिक्सिंग कहेंगे। अब कोड स्विचिंग क्या कहेंगे, कोड स्विचिंग आप इसका मतलब उल्टा रूप लिख सकते हैं, जब 2 भाषाओं के बीच परिवर्तन आपको देखने को मिले, एक भाषा में बात करें, स्विच करके दूसरी भाषा में चले जाए।
तो उसे कहीं ना कहीं स्विचिंग कहेंगे, कोड स्विचिंग। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि मूल भाषा कुछ और है और दूसरी भाषा से संबंधित, मतलब आप मूल भाषा आपकी हिंदी है और आप अंग्रेजी में स्विच कर गए, तो ये कहीं ना कहीं जो दूसरी भाषा है अंग्रेजी, वो मूल भाषा से क्या है, अलग है। और इसमें जब आप स्विच कर रहे हैं तो उसी को कहेंगे कोड स्विचिंग। मिक्सिंग मतलब हिंदी में ही आपने इंग्लिश को मिला के बोल दिया, इंग्लिश बोल दो, तो उसे कोड मिक्सिंग। ऋणात्मक द्विभाषावाद, एक भाषा पूरी तरीके से विलुप्त हो जाए, उसका स्थान दूसरी भाषा ले ले, और दोनों भाषा आपको आती हो तो उसे द्विभाषावाद कहेंगे। तो ये आपका इस पूरे ऑप्शन का हमने एनालिसिस करा। अगला क्वेश्चन है कि जब एक बालिका है वो कक्षा में कक्षा की जो अनुभव है, कक्षा की भाषा है, वो माँ के साथ साझा करती है, ठीक है, और वो बताती है कि जो उसकी अध्यापका है वो क्या करती है कि बच्चों को कभी कभी आंखें बंद करने के लिए बोल देती है और अपने बैग से कोई सामान निकालने को बोलती है, और जो भी सामान उनके हाथ में आता है उसी के बारे में कुछ ना कुछ बोलने के लिए कहती है। तो आपको ये बताना है कि उसने जो ये बात बताई है उससे क्या जाहिर होता है कि इस तरीके की जो प्राथमिकता है जो टीचर करा रही है, उससे कहीं ना कहीं बच्चे को क्या आएगा। तो उसे वो क्या बताती है कि मैं कुछ करती हूँ और मुझे भाषा याद हो जाती है, या भाषा का प्रयोग अच्छी तरह से याद हो जाता है। मैं सुनती हूँ तो मुझे भाषा का प्रयोग अच्छी तरह से याद हो जाता है। मैं नकल करती हूँ तो मुझे भाषा का प्रयोग आने लगता है, या मैं देखती हूँ तो मुझे भाषा याद हो जाती है। तो यहाँ पहली बात देखो, यहाँ याद को आप गलत निगेटिव पॉइंट में ना लें, क्योंकि यहाँ याद का मतलब है उस भाषा का प्रयोग करना, उसको समझ आना, ठीक है। तो यहाँ याद का मतलब गलत तरीके से ना लें तो ज़्यादा बेटर है। तो वो क्या कर रही है, अपने जैसे आंख बंद करके उसने बैग में हाथ डाला, तो ये कहीं ना कहीं एक्टिविटी को शो कर रहा है, ठीक है। तो वो कुछ कर रही है तभी तो उसको भाषा का प्रयोग आ रहा है। तो इसे कहेंगे मैं कुछ करती हूँ तभी मुझे भाषा याद होती है, या भाषा का मुझे प्रयोग करना आता है। तो इसका आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किससे संबंधित है। तो हम सभी ने सीडीपी में इन सभी के बारे में पढ़ा है, स्किनर हो, चॉम्स्की हो, पियाजे हो, इन सभी के बारे में पढ़ा है हमने। तो आपको ये बताना है जो भाषा अर्जन के जो उपकरण की अवधारणा दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी। तो देखो स्किनर और आपका पियाजे तो आएगा नहीं, पियाजे ने भाषा की आलोचना करी, भले ही उनके सिद्धांत में आपको भाषा देखने को मिलती है दूसरी अवस्था में, है ना, और कहीं ना कहीं चौथी अवस्था तक जाते जाते पियाजे ने भी भाषा के महत्व को माना है, ऐसा नहीं है उन्होंने टोटली इसको नकारा हो। लेकिन हो सकता है कन्फ्यूज दो ऑप्शन में बच्चे होंगे, एक चॉम्स्की एक वाइगोत्स्की। तो इसका जो सही आंसर है वो चॉम्स्की है। वाइगोत्स्की ने भाषा को सामाजिक रूप से देखकर बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। लेकिन अगर बात करें भाषा अर्जन को उपकरण के तौर पे अवधारणा किसने दी है, वो है चॉम्स्की, ठीक है। अब चॉम्स्की के जरा बात क्या कही है, उन्होंने अपने क्या विचार रखे हैं भाषा के बारे में, वो जरा समझ लेते हैं। तो चॉम्स्की ने कहीं ना कहीं भाषा को जन्मजात माना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और उन्होंने ये कहा है जो भाषा का अर्जन है वो बड़ी ही सहजता से बच्चों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब इसी भाषा अर्जन को उन्होंने एक नाम दिया है एलईडी, जिसे हम लेड के नाम से जानते हैं। अगर इसका फुल फॉर्म बताएं तो भाषा अर्जन उपकरण, इसी की यहाँ बात हो रही है कि बड़ी ही आसानी से बच्चे भाषा का अर्जन करते हैं और ये जन्मजात होती है। तो भाषा का जो लेड उपकरण है, जिसे हम अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, जिसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, ठीक है। इसके द्वारा ही कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर भाषा का डेवलपमेंट है, भाषा का विकास होता है। तो ये चॉम्स्की की अवधारणा थी, आई होप आपको पढ़ी होगी, आपको क्लियर हो गई होगी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कहता है भाषा अधिगम में मौन विधि या मौन अवधि चुनौतीपूर्ण है, यह कथन कैसा है। आप मतलब मौन विधि को चुनौतीपूर्ण, अगर कोई कह रहा है कि मौन विधि चुनौतीपूर्ण है तो आपका क्या मानना है, यह बात सही है, आंशिक रूप से सही है, गलत है, या तथ्यात्मक रूप से गलत है। तो अगर बात करें कि मौन विधि, जिसे हम अभी हमने बताया मौन काल के नाम से भी जाना जाता है, कि अब टीचर एकदम चुप है और बच्चे को बोलने का पूरा मौका दे रहा है, ठीक है, उसे कहेंगे आप मौन काल या मौन विधि। तो ये बिल्कुल बात सही है कि वो अपने आप में चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि खुद को एकदम से शांत करना, क्योंकि बच्चे को जब मौका देंगे तो वो कुछ भी बोलेगा। ऐसा नहीं है वो प्री प्लान करके आएगा कि उसका पूरा प्लानिंग होगी कि ये शब्द या ये बात टीचर के सामने रखनी है और इन बातों को नहीं रखना है। जब आप मौका देंगे तो वो कुछ भी बोल सकता है। तो उसको जब कुछ भी बोलने का मौका आप देंगे तो कहीं ना कहीं आप असहज हो जाएंगे, और आप अगर असहज हुए तो आपकी मौन विधि खत्म हो गई या मौन अवधि आपकी टूट गई। तो बिल्कुल ये चुनौतीपूर्ण है, इसमें टीचर को भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना होगा, अपने अंदर बदलाव लाने होंगे, और बच्चे को जब मौका देंगे तो उसे भी इस अवधि का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग या ज़्यादा से ज़्यादा उसका कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठाना कैसे उठाए, उसको आपको बताना होगा। तो ये मतलब इसका मेन रीज़न है, इसलिए ये बात बिल्कुल सही है। अगला है कि सुनकर याद कर लेने, मौखिक निर्देशों को प्राथमिकता देने या श्रवण या वाचन के माध्यम से सीखना विद्यार्थी के लिए आप किस प्रकार का अधिगम कहेंगे। दृश्यात्मक, श्रव्य, गत्यात्मक, स्थात्मक। तो यहाँ देखो सुनकर बात हो रही है, पहली बात मौखिक रूप से निर्देश आप दे रहे हैं, उसके बाद श्रवण यहाँ हो रहा है और वाचन के माध्यम से आप उसे समझा रहे हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो है आपके किसके अंतर्गत, दृश्यात्मक में नहीं आएंगी, वो आपका आएगा श्रव्य में। अब ये शैलियाँ हैं किसी भी भाषा को अर्जन करने की, तो इन शैलियों के बारे में डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझ लेते हैं। तो ये 5 प्रकार की शैलियाँ हैं, इनमें एक आपकी छूट रही है, वो अनुप्रयोग शैली।
ठीक है। अब इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप नाम से ही समझ जाएंगे कि दृश्यात्मक क्या होता है। दृश्यात्मक में जिन चीज़ों को ज़्यादा वरीयता दी जाती है वो है आपको चीज़ों को देखने। अगर वो देखेंगे नहीं तो वो सीखेंगे नहीं। श्रव्य में अगर वो सुनेंगे नहीं तो वो सीखेंगे नहीं। गत्यात्मक में जब तक वो फिजिकली उस चीज़ से कनेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, उनकी जब तक मांसपेशियाँ उसके कार्यरत में नहीं आएंगी तब तक वो सीखेंगे नहीं। स्थानिक स्थानिक का आपका सीधा संबंध दृश्यात्मक से है कि स्थानिक में भी आप देख के ही सीखेंगे और दृश्यात्मक में भी आप देख के सीखेंगे। अनुप्रयोग में आप उस चीज़ को करके देखेंगे तभी आप उस चीज़ को सीखेंगे। तो ये शैलियाँ 5 प्रकार की हैं आपकी, वो आपको इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जाती हैं, इसलिए आपको समझना है और नोट डाउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाषा अधिगम में खिलौना आधारित जो शिक्षण है या पेडागोजी है, जो टॉय बेस्ड पेडागोजी है, उसके माध्यम से समावेशित आपने किया है, तो क्या आप समझते हैं किस प्रकार आप उसके समावेश से इंक्लूड करेंगे। खिलौने का प्रयोग रोल प्ले के माध्यम से करवाएंगे, खिलौना का कोना तैयार कर देंगे, या नैतिक मूल्य के माध्यम से खिलौने को प्राथमिकता देंगे, या अपनी पसंद का बच्चे को खिलौने बनाने का चित्र देंगे। तो बात करें अगर खिलौना अगर आधारित शिक्षण साथ आप लाना चाहते हैं भाषा अधिगम में तो आप क्या करेंगे। देखो जो पहला ऑप्शन है आपका खिलौने की आधारित आप रोल प्ले कराएंगे, ये प्राथमिक कक्षाओं में होता नहीं है, माध्यमिक कक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी अगर बात करना कोना तैयार करना नहीं होगा हमारा असर। खिलौने इसलिए नहीं लाते कि बच्चों में सीधा सा नैतिक मूल्य हम डेवलप करें। हम जो बच्चों को अगर इंक्लूड करना है प्राथमिक स्तर पर तो हम क्या करेंगे, बच्चों से उनके पसंदीदा खिलौने का चित्र बनवाएंगे और ये एक्टिविटी भी हो जाएगी और उन्हें बनाने में इसलिए मजा आएगा क्योंकि वो चीज़ उनकी पसंद की है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा अधिगम के रचनावादी उपागम में शामिल है। आपको ये बताना रचनावादी उपागम में कौन सी चीज़ शामिल है। तो रचनावादी उपागम अगर आप इनमें से ऑप्शन देखें बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। इसे आप कंस्ट्रक्टिव अप्रोच भी कहते हैं। इसमें जिज्ञासा आधारित अधिगम होता है, जिसे हम डिस्कवरी लर्निंग, खोज विधि, इन सब नामों से जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका जिज्ञासा आधारित अधिगम। यहाँ हमें प्रैक्टिस नहीं करानी, बहुत ज़्यादा दोहराव नहीं कराना, आदत का निर्माण नहीं कराना, व्याकरण के नियमों का अभ्यास नहीं कराना, ठीक है। क्रिएटिव की तौर पे भी आप इसे जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाषा की कक्षा में एक अध्यापिका है जो बच्चों को अवधारणा और कौशल समझाने में मदद करती है। उन्हें प्रेरित करने के लिए उनके घर का इस्तेमाल, घर में जो भाषा का उपयोग होता है, जिन वर्ड शब्दों का उपयोग होता है, उसका कहीं ना कहीं सहारा लेती है और विद्यालयों में इसको कनेक्ट करती है। तो आपको ये बताना है यह युक्ति किस तरीके से काम आएगी। विद्यार्थियों को भ्रमित कर देगी, भाषा के अधिगम को प्रोत्साहित करेगी, या लक्ष्य भाषा के अधिगम में बाधा डालेगी। इस तरीके का जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं हस्तक्षेप हुआ भाषा की निपुणता में। तो अगर हम बात करें उनके घर में जिस शब्दावली, जिन भाषा के शब्दों का उपयोग होता है जो कहीं ना कहीं अधिगम को और प्रोत्साहित कर सकते हैं और एज अ टीचर आप भी उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो प्रोत्साहन का काम करेगी आपके बच्चे के भाषा अधिगम को, ना कि बाकी 3 जो कहीं ना कहीं अपने आप में नेगेटिव साउंड कर रहे हैं उनकी तरह। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है। यह प्राथमिक रूप से अर्जित होती है, इसके लिए प्रशिक्षण चाहिए और आपका कहीं ना कहीं औपचारिक निर्देश चाहिए, या किसी ना कहीं आपको ऐसे प्रयास करने चाहिए जिसके तरीके से ये अर्जित हो। तो अगर बात करें प्राथमिक भाषा अर्जन की तो ये नेचुरली बच्चे के अंदर होती है। तो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये थे आज के प्रैक्टिस सेशन के कुछ क्वेश्चन। आई होप कि आपने हिंदी पेडागोजी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। और अगली इसका एक पार्ट 2 भी आने वाला है। अभी ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, तो वो भी देखना आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। बाकी अगर आपको ये अगर नहीं समझ में, कुछ एक्सप्लेनेशन ऐसे हैं जो आपको बार बार देखने चाहिए, है ना, और नोट्स आप ज़रूर बनाएं, ये मेरा आपके साथ सजेशन है अगर आप मानना चाहें। बाकी मिलते हैं अगले अपने प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।